मुझे दूध पीना है। ये नहीं हो सकता। पहले उसकी नजर आफिया पे पड़ी। उसने आफिया को 2-3 बार आवाज दी, हाफिया, हाफिया, हाफिया। लेकिन आफिया ने उसकी आवाज नहीं सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, आओ आओ इधर आओ। बहुत तेज चीखी और वहीं छत पर बेहोश हो गई। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है मरियम ने, और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो उनकी एक फ्रेंड की मौसी के साथ हुआ। तो इनकी फ्रेंड की जो मासी थी उसका नाम था मिरहा, और मिरहा की जब शादी हुई तो वो उस लड़के से हुई जिससे वो शादी करना नहीं चाहती थी, और जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसके फादर ने उसकी शादी के लिए मना कर दिया था। यानी ऑल इन ऑल मिरहा की जो शादी थी वो एक फोर्स्ड मैरिज थी। ये बात तब की है जब मिरहा कॉलेज जाती थी। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और उन्होंने एक लड़के को देखा था जो कि उन्हीं के कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। उस लड़के का नाम इमरान था और मिरहा ने उस लड़के को कॉलेज की कैंटीन में देखा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लड़का कैंटीन में ही अपना समय गुजारा करता था। एक दिन जब कुछ खाने के लिए मिरहा कैंटीन में गई तब उसकी नजर इमरान पर पड़ी और पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गया, और उसी के चक्कर में मिरहा ने भी डेली कैंटीन जाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे दिन आगे बढ़े, ये एक दूसरे को देखते रहते, देखते देखते इनके बीच में हाय हेलो हुआ, फिर फ्रेंडशिप हुई और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अच्छा, यहाँ पर मिरहा के जो फादर थे वो एयरलाइंस में काम किया करते थे। वो क्या थे तो इनको ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहा करते थे। मिरहा के घर पे उसकी सिस्टर आफिया और उसकी मदर रहा करती थी। घर पे मिरहा और आफिया का एक सेपरेट रूम था, और इमरान के रिलेशनशिप के बारे में मिरहा की सिस्टर आफिया को भी पता था और वो उन दोनों को सपोर्ट भी करती थी। और इसी तरह जिंदगी चलती रही। और जैसे ही मिरहा का कॉलेज पूरा हुआ तो उसके फादर के मन में ख्याल आया कि अब मिरहा की शादी कर देनी चाहिए। इससे पहले भी मिरहा की शादी की बातें चली थी, क्योंकि इनके फादर ने एक लड़का मिरहा के लिए ढूंढ लिया था जिसका नाम था फैजल, और वो एक पायलट था। मिरहा के फादर फैजल को बहुत टाइम से जानते थे और वो फैजल को मिरहा के लिए पसंद भी करते थे। लेकिन उस टाइम पर प्रॉब्लम ये हुई कि फैजल की ऑलरेडी कहीं पर एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ लड़ाई की वजह से फैजल के एंगेजमेंट टूट गई, और तब मिरहा के फादर ने फैजल के पेरेंट्स से बात करने की सोची। लेकिन उनसे बात करने से पहले उन्होंने मिरहा से बात करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो काफी ब्रॉड माइंडेड थे और ऐसा नहीं था कि वो मिरहा की लव मैरिज के अगेंस्ट थे। अगर मिरहा किसी लड़के को पसंद करती तो वो उससे भी शादी करवाने को तैयार हो जाते। इसलिए फैजल के पेरेंट्स से बात करने से पहले उन्होंने मिरहा से बात करना ठीक समझा। जब उन्होंने मिरहा से फैजल के बारे में बात की तो मिरहा ने साफ साफ मना कर दिया, और मिरहा ने बताया कि पापा, मेरे कॉलेज में इमरान नाम का एक लड़का पढ़ता है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब इमरान दिखने में तो अच्छा दिखता था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ काम वगैरह नहीं करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो एक तरह से आप कह सकते हो बेरोजगार ही था। फिर भी उनके फादर, खैर उनको ये बात नहीं पता थी तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मिरहा के फादर ने मिरहा की पूरी बात सुनी और फिर सोचा कि ठीक है, अगर इसे कोई लड़का पसंद है तो उस लड़के के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करते हैं। अगर लड़का अच्छा होगा तो जहां बेटी को पसंद है वहां पर उसकी शादी करेंगे। तो इमरान के इंक्वायरी के लिए उन्होंने उनके एक दोस्त जो कि पुलिस में थे उनसे बात की, और कुछ दिनों के लिए उसकी इंटेल निकलवाने के लिए उनको उसके पीछे लगा दिया कि सब पता कर लो, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, सब कुछ। वो जो इनके दोस्त थे वो इस काम में लग गए। अच्छा, मिरहा के बारे में आपको बता दूं कि मिरहा जो थी वो ज्यादातर घर में ही रहती थी। सिर्फ कॉलेज के टाइम पर वो बाहर जाया करती थी, और कॉलेज खत्म होने के बाद अब उसका बाहर जाना बहुत कम हो गया था, और कभी अगर वो कहीं जाती भी थी तो अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ ही जाती थी। तो मिरहा की इमरान से सिर्फ फोन पर ही बात हुआ करती थी, कभी कभार ही एक दूसरे से मिला करते थे। कॉलेज टाइम में भी मिरहा को इमरान के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो तो बस उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। तो जब इमरान की इंक्वायरी करवाई गई, वो बाहर सारी इंफॉर्मेशन आई, तो मिरहा को तो सुनकर जैसे शॉक लग गया। वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था, हर टाइप के नशे किया करता था,
यहाँ तक कि वो उन नशे की दवाइयों और चीज़ों को सेल भी किया करता दिल्ली के जीबी रोड पर। और वहीं पर बाकी भी जो और काम होते उन सभी कामों के अंदर वो इन्वॉल्व था। इतना ही नहीं, जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो घर में चोरी करके या बाहर किसी की जेब काटकर, किसी दुकान से पैसे चुराकर वो अपना काम चलाया करता था। जब उसके घर वालों से उसके बारे में पूछताछ की गई तो वो खुद उसे गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि पता नहीं कहां से मनहूस पैदा हो गया, इसने हमारी नाक कटवा के रख रखी है। अब किसी लड़के के बारे में इतना कुछ जानने के बाद कौन बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करेगा? तो मिराह के फादर ने वही किया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मिराह की शादी इमरान से नहीं हो सकती है। और इधर सब कुछ जानने के बाद भी मिराह ये मानने को तैयार नहीं थी। वो तो जैसे उसके पीछे पागल हो चुकी थी। लेकिन मिराह के फादर ने अपनी बेटी का सही भविष्य सोचते हुए उसकी शादी इमरान से ना करवाकर फैजल से करवा दी और इमरान से उसका कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका, सारे तरीके उन्होंने बंद कर दिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही फैजल और मिराह का निकाह हो गया। अब निकाह तो हो गया, लेकिन मिराह फैजल को अपना शौहर नहीं मानती थी। वो फैजल से काफी अजीब बिहेवियर करती थी। वो अगर कोई बात कहता तो उसे उल्टा जवाब देना, उसका काम ना करना और भी काफी। लेकिन फैजल बहुत समझदार था, मिराह की बातों को माइंड नहीं करता था और उसे माफ कर दिया करता था। जैसे तैसे सेटलमेंट होते हुए उनकी शादी को करीबन 8 महीने गुजरे और उसके बाद एक दिन मिराह का मन किया कि अपने फादर के घर आ गई बिना फैजल को बताए। जब फैजल ने उसे कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तो बोलती कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। तुम कौन होते हो जो हर चीज के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं? क्या मैं अपनी जिंदगी खुद नहीं जी सकती हूं? और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फैजल को वैसे तो यूज टू हो चुका था, बट फिर भी उसने अपने ससुर के यहाँ फोन किया, यानी मिराह के फादर को कॉल किया और उनसे उसे पता चला कि मिराह उनके घर पर आ गई है। इसके बाद फैजल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। घर आने के 4 दिन बाद मिराह को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मिराह इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मदर के बहुत समझाने पर वो उसे रखने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मिराह की शर्त ये थी कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी यानी पूरे 9 महीने वो अपने मायके ही रहेगी, वो फैजल के यहाँ नहीं जाएगी। फैजल को जब ये सब पता लगा तो खुश भी हुआ और वो मिराह से मिलने इनके घर पर आया। वो मिराह की जरूरत की काफी सारी चीजें लेकर आया था, फ्रूट्स और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें। अब क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी तो मिराह को अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, लेकिन उस दिन उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो फैजल के साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने क्लिनिक पर गई। और आप किस्मत की बात देखिए, जैसे ही मिराह उस अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर पहुंची, वहां पर सामने उसे इमरान दिखाई दिया, जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। और जैसे वो क्लिनिक पर पहुंची, जैसे उसकी नजर इमरान पर पड़ी, इमरान की नजर भी मिराह पर पड़ी। मिराह को फैजल के साथ क्लिनिक के अंदर जाते हुए देखकर वो समझ गया था कि मिराह की उससे शादी हो चुकी है। लेकिन अब इमरान को देखने के बाद मिराह थोड़ी उदास रहने लगी थी। मिराह ने इमरान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इधर टाइम बीतते बीतते मिराह की प्रेगनेंसी को करीबन 5 महीने हो चुके थे। अभी जो मिराह थी ये शुरू से ही काफी फिटनेस फ्रीक थी और डेली मॉर्निंग के अंदर वो योगा मेडिटेशन वगैरह किया करती थी। तो इस दिन की बात है, मिराह सनराइज होने से पहले ही उठ गई थी और उस दिन इनकी बालकनी में अच्छी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वो जाकर बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी हो गई। तो खड़ी ऐसे हुई कि वो अपनी पीठ उसने बालकनी रेलिंग पे लगाई और इस तरह से वो खड़ी हो गई। अब जैसे वो खड़ी हुई तो वहां से इनकी छत का एक पोर्शन दिखता था। तो जब वो रेलिंग से लगी होकर मतलब रेल से लगकर से खड़ी हुई थी, तो उसकी नजर टेरेस पर पड़ी और वहां उन्हें महसूस हुआ कि वहां से कोई चलकर एकदम से क्रॉस करके गया है। ये देखते उसे ऐसा लगा कोई बाहर का इंसान हमारे छत के ऊपर से निकला है। तो फटाफट से छत के ऊपर गई, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो टेरेस पे जाने का दरवाजा है उसके ऊपर तो लॉक लगा हुआ है। लेकिन मिराह कंफर्म थी कि उसने किसी ना किसी को वहां से गुजरते हुए देखा है। अब ऐसे इनकी जो टेरेस थी वो अड़ोस पड़ोस के घरों से भी ज्वाइंट थी, तो कोई भी आ जा सकता था। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए कि कोई बाहर का आदमी तो नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को वो जानती थी। वो चाबी लेकर आती है, लॉक खोलकर वो ऊपर जाती है, इधर उधर हर जगह वो चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर चारों तरफ देखने के बाद जब वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, एकदम से मिराह के सामने एक लंबी सफेद रंग की परछाई थी।
वो मिरहा से काफी लंबी थी। मिरहा की खुद की हाइट 5 फुट 8 इंच के आसपास थी, लेकिन वो परछाई मिरहा से बहुत लंबी थी और जैसे उसने उस परछाई को देखा वो बहुत तेज चीखी और वहीं छत पर बेहोश हो गई। और जब अगली बार उसकी आंख खुली तो अपने बिस्तर पर थी। उनकी सिस्टर और उनकी मदर उनके पास बैठी थी। जब उन्हें होश आया तो वो उठकर बैठी और जैसे ही वो उठकर बैठी, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन था, तुम इस हाल में छत पर क्यों गई और तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम बेहोश हो गई? मिरहा ने किसी को कुछ नहीं बताया और ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ठंडी हवा खाने गई थी और मुझे एकदम से चक्कर आ गया। सबको ये लगा कि प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, इस वजह से उसको चक्कर आ गया होगा और सब लोगों ने बात को रफा दफा कर दिया। शाम के वक्त करीबन 4-5 बजे के आसपास मिरहा की मदर और उनके सिस्टर उनके किसी रिलेटिव के यहाँ तालीम में गए हुए थे और मिरहा अपने रूम में सो रही थी। तभी मिरहा को कुछ अपने चेस्ट के ऊपर भारी सा महसूस हुआ और ऐसा फील हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। और जैसे ही मिरहा ने अपनी आंख खोली तो एक सफेद रंग की परछाई उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रही थी और उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकल रहे थे, मैं तुझे मार दूंगा और तेरे बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। मीरा को बुरी तरह से डर लग रहा था, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, ना वो चीख पा रही थी। उसने मन ही मन अपने ही दिल के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके फादर अंदर आते हैं। जैसे उसके फादर अंदर आते हैं उसे एकदम से बहुत ही हल्का सा महसूस होता है। वो जो परछाई थी वो भी गायब हो चुकी थी और उसके गायब होते से उसकी बॉडी रिलीज हुई, वो बहुत तेज चीखी। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था और ये टाइम था जनवरी का, जब दिल्ली के अंदर अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। उस टाइम उसके रूम में कोई हीटर भी नहीं चल रहा था। उसके फादर दौड़कर उसके पास आते हैं, देखा तो बहुत बुरी तरह से हांफ रही थी। उन्होंने उसे उठाकर पानी पिलाया और जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो पूछा कि क्या हुआ था। इस बार मिरहा ने कुछ भी ना छुपाते हुए सारी की सारी बातें अपने फादर को बता दी। लेकिन उसके फादर इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उससे कहा कि बेटा तूने कोई बुरा सपना देख लिया है, डिलीवरी का टाइम है, उससे भी तेरे मन के अंदर डर है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम तेरी प्रेगनेंसी है तो कई बार ऐसा होता है, घबरा मत। मिरहा के फादर उसकी बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन मिरहा को कंफर्म पता था कि उसने कोई सपना नहीं देखा है। जो भी वो कह रही है वो बिल्कुल हकीकत थी। और उसी रात मिरहा और उसकी बहन साथ में सो रहे थे कि रात के करीब 3 बजे के आसपास मिरहा की आंख खुली और उसकी आंख खुली आफिया के हंसने की आवाज से। उसने उठकर देखा तो आफिया उसके पास नहीं थी, बल्कि वो उनके कमरे के कोने में बैठी हुई थी, दीवार की तरफ मुंह करके, और इस तरह से ऊपर देखकर वो हंस रही थी। पहले उसकी नजर आफिया पे पड़ी। उसने आफिया को 2-3 बार आवाज दी, लेकिन आफिया ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर उसने देखा कि आफिया जिस डायरेक्शन में देख रही है, और जैसे उसने उस डायरेक्शन में देखा कि मान लो उसके होश उड़ गए। वहां पर एक काली परछाई खड़ी थी, एक इंसान की नहीं, एक अजीब सी एंटिटी की, एक डरावने शख्स की, जिसके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे। वो बिल्कुल काला था, देखने में वो बहुत बेहद डरावना लग रहा था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि आफिया उसको देखकर हंस रही थी। उसको देखते ही वो बहुत तेज चिल्लाई आफिया, और उसके बाद बहुत तेज चीखी। उसकी चीख की आवाज से आफिया भी होश में आई और उसके अलावा उसके पेरेंट्स भी दौड़ते उनके कमरे के अंदर आए। और जैसे उनके पेरेंट्स कमरे के अंदर दौड़ते हुए आए, उसने सारी बात अपने पेरेंट्स को बता दी कि क्या क्या हुआ और आफिया किस तरह से वहां पर बैठी हुई थी। जब आफिया से पूछा गया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। मिरहा की बात सुनकर सभी लोगों को अजीब सा लगा, लेकिन फिर उनके फादर ने ये सब इग्नोर कर दिया और उसको समझा दिया कि बेटा तू बहुत ज्यादा सोच रही है। मेरा बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसको जो चीजें दिख रही थी वो सब लोगों को हेलुसिनेशन लग रहा था। खैर जैसे तैसे उसको सेटल किया गया, वापस सुलाया गया। अगले दिन अच्छी धूप निकली थी तो मेरा और उसकी बहन छत पर चली गई। उनके छत पर एक ऊंचा सा पलंग रखा हुआ था। मिरहा जाकर उस पलंग पर बैठ गई और उनकी बहन आफिया चादर बिछाकर नीचे जमीन पर बैठी थी। इनकी जो छत थी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा था जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में कुछ कबूतर ये रखते थे और एक हिस्से में इनके पास 3-4 मुर्गे थे जो इन्होंने पाल रखे थे। और जब ये लोग ऊपर बैठे हुए थे तो इन्होंने उन जानवरों को खोल भी दिया था।
तो मिरहा जो थी उसके पलंग के नीचे का स्पेस बिल्कुल खाली था। वो उसी पलंग पर लेटी हुई थी। तो वो मुर्गे जो थे घूमते घूमते एकदम से मिरहा के पलंग के नीचे आ गया एक मुर्गा उनमें से। अब आफिया जो नीचे बैठी हुई थी उसकी नजर उस मुर्गे पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी मुर्गे की जो गर्दन है वो खुद ब खुद पीछे मुड़ गई और वो मुर्गा नीचे मुड़ी गर्दन के साथ ऐसे तड़प रहा है बहुत तेज से। अब उस मुर्गे को देख के एकदम से आफिया की बहुत बुरी तरह से चीख निकल गई और मीरा एकदम से उठी। उसने पूछा कि क्या हुआ, इतना तेज क्यों चीखी? तब आफिया ने बताया, मुर्गे की तरफ इशारा किया कि ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन जब मिरहा ने उस मुर्गे को देखा तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो वहीं उसके पलंग के नीचे ही घूम रहा था। उसने बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है। उसको देखकर आफिया बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे लगा कि शायद उसे कोई ना कोई वहम हुआ है। आफिया ने कहा कि दीदी वापस से नीचे चलते हैं, और ये दोनों उठकर नीचे आ गई। फिर शाम के वक्त आफिया किचन में थी, मिरहा भी वहीं पास में थी उसके। दोनों बहनें काम कर रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी कि तभी उन्हें एकदम से ऊपर छत पे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से पटका। दोनों को अच्छे से याद था कि नीचे आते टाइम वो दोनों गेट को लॉक कर कर आई थी। फिर ये आवाज कैसी है? आफिया ऊपर चेक करने गई तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे वो नीचे आने के लिए घूमी, उसे एकदम से ऐसा फील हुआ किसी ने उसको धक्का दिया है। वो तो किस्मत की बात थी कि उसने सीढ़ी के साइड में लगी रेलिंग को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो गिरने से बच गई। तो 2-3 बार पीछे घूमकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसे किसी ने धक्का मारा है। खैर, वो नीचे आई, लेकिन मिरहा से उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके नेक्स्ट डे इनके घर पर इनकी फूफो यानी इनकी बुआ और उनकी कजिन आई हुई थी। ये लोग सब बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग सब एक दूसरे की फोटोज लेते हैं। तो इन लोगों ने एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक करना शुरू किए। कभी सेल्फी ले रहे थे, कभी एक सिंगल आदमी की पिक्चर ले रहे थे, कभी पूरे ग्रुप की पिक्चर ले रहे थे। पिक्चर लेने के बाद शाम को जब इनकी फूफो और इनकी कजिन चली गई, तो रात में अपने कमरे में बैठकर ये दोनों बहनें पिक्चर्स देख रही थी। और तभी इन्होंने नोटिस किया कि मिरहा के हर फोटो में, जो चाहे वो सबके साथ थी या इंडिविजुअल थी, उसमें एक चीज कॉमन थी। उसके पीछे एक अजीब सा कुछ ब्लरी सी शेप बनी हुई थी। बाकी सबकी फोटो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन उसके पीछे का एक पोर्शन जो ब्लर हो रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कैमरा उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा हो। इन लोगों को अच्छे से याद था कि जब ये फोटोज क्लिक कर रहे थे तब उन्हें सारी लाइट्स ऑन की थी। लेकिन पता नहीं, हो सकता है शायद कैमरे का ग्लिच हो। रात को 3 बजे के करीब आफिया की आंख खुलती है। उसने टाइम देखा और उसे महसूस हुआ कि मिरहा अपने बिस्तर पर नहीं है। उसने देखा तो वाकई मिरहा बेड पर नहीं थी। आफिया ने ध्यान से सुना तो किचन से कुछ आवाज आ रही थी। वो बिना आवाज किए नीचे गई और देखा कि मिरहा किचन में गोश्त काट रही है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा और धारदार चाकू है। उसे देख के आफिया बोली कि तुम क्या कर रही हो? तुम छोटे चाकू से भी तो काट सकती हो, ये इतना बड़ा खंजर लेकर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर मिरहा ने वो चाकू उसी की तरफ मोड़ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आओ इधर आओ। उसे देखकर आफिया डर गई थी, क्योंकि मिरहा के हाथ में वो जो खंजर था, एक तो वो, और दूसरा बड़े क्रीपी तरीके से वो उससे बोल रही थी, और ऊपर से रात के 3 बजे का टाइम। लेकिन फिर भी आफिया डरते डरते उसके पास गई तो मिरहा ने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर ऑल्दो आफिया डर तो गई थी, लेकिन वो बोली, वो ये समझ गई कि मिरहा को शायद भूख लगी और वो ये चाहती है कि वो उसके लिए कुछ बना दे। आफिया उसके पास गई, उसने उसके से वो गोश्त लिया, उसने वो गोश्त काटा। मिरहा वो खंजर लेके उसके पास ही खड़ी थी और वो बोली, मुझे दूध पीना है। आफिया ने फ्रिज खोला, दूध निकाला, ग्लास में दूध भर के पास में टेबल पर रख दिया। जैसे ही रखा तो मिरहा बोलती है कि मुझे नहीं पीना, मेरे लिए कुछ और लाओ। आफिया इरिटेट हो गई थी कि क्या बदतमीजी है। तभी एकदम से उनके किचन के जस्ट पास में हॉल में फोन लगा हुआ था, लैंडलाइन फोन, वो बजता है। आफिया वहां जाती है, उस फोन को पिक करती है और उधर से आवाज आती है। आवाज आफिया के फादर की थी। वो कहते हैं, आफिया जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल, मिरहा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ। ये सुनते ही आफिया के हाथ से फोन छूट गया। उसको लगा कि अगर मिरहा हॉस्पिटल में है
तो यहाँ उसके साथ कौन है? अब आफिया बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि साथ में किचन में कोई जो है वो मिरहा तो नहीं है। अब आफिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तभी उधर से मिरहा की आवाज आती है, आफिया यहाँ पे आओ जल्दी, इतनी देर क्यों लगा दी? इस आवाज को सुनकर आफिया पैनिक कर गई और वहीं के वहीं बेहोश हो गई। गिरकर अभी आफिया आंखें थोड़ी बहुत खुली हुई थी और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ चलकर उसके पास आया है और उसने उसके कंधे के ऊपर जैसे अपने नाखून से कट लगाया हो और फिर अपने होठों से उस कट से उसका खून चूसना शुरू कर दिया हो। ये सब उसे फील हो रहा था और कुछ ही मोमेंट्स के अंदर आफिया पूरी तरह से बेहोश हो गई। उधर घर वाले मिरहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे डॉक्टर ने चेकअप किया और उसको सलाइन की एक बॉटल चढ़ाई। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल कमजोरी की वजह से मतलब उसको ऐसा लग रहा है एकदम से वो बेहोश हो गई थी। सब लोग मिरहा का ध्यान रख रहे थे। उधर रात भर से आफिया हॉस्पिटल नहीं पहुंची। जब वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो सबको लगा कि हो सकता है नींदों में हो, सो गई हो या उसका आने का मन ना हो। उसे सुबह कॉलेज भी जाना होता है क्योंकि घर से निकलने से पहले भी जब सबने उसको उठाना चाहा था तो वो उठ ही नहीं रही थी। बहुत बार आवाज देने के बाद जब वो नहीं आई और मिरहा की तबीयत ज्यादा खराब थी, सब लोग उसको लेके जल्दबाजी में घर से निकल गए थे। खैर सुबह हुई, मिरहा अब ठीक फील कर रही थी तो उसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज करवा के सब लोग वापस से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर जब लाइट ऑन करते हैं और घर में चेक करते हैं तो सब ये नोटिस करते हैं कि आफिया घर में नहीं है। सब लोग उसे कॉल करते हैं क्योंकि अभी आफिया के कॉलेज जाने का टाइम नहीं हुआ था, पर आफिया का फोन नहीं मिल रहा था। पहले तो लोगों ने घर में ढूंढा, आसपास के लोगों से पता किया, फिर उसके दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन किसी को भी आफिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूरा दिन गुजर गया लेकिन आफिया की खबर किसी को नहीं मिली और इस तरह से पूछताछ करते हुए शाम हो गई और शाम को आफिया के फादर के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव होता है उधर से आफिया की आवाज आती है। उसकी बात सुनकर बोलते हैं कि बेटा तुम हो कहाँ, तुमको सुबह से ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि पापा मैं अपने दोस्त के घर आई हुई हूँ नैनीताल। वो सुनते ही वो शॉक रहते हैं, तो नैनीताल, यहाँ घर में बड़ी बहन की तबीयत खराब चल रही है, सुबह से हम तेरे को देख के परेशान हो रहे, तो बिना बोले नैनीताल पहुंच गई है। उसने कहा हाँ पापा, वो कल एकदम से रात को दोस्तों का कॉल आया कि सुबह जल्दी निकलना है, प्लान बन गया है, आप लोग घर पे थे नहीं, तो मैं निकल गई वहां से और अभी हम लोग कुछ दिनों के लिए यहीं पर है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो वापस आएंगे, मेरा भी घर पे बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। बोल रहे कि हमने रात को जो हॉस्पिटल वाले को कॉल किया था तो उसने उस चीज को भी इग्नोर कर दिया और उस तरह से बातें घुमा फिरा के अल्टीमेटली उसने अपने फादर को बोल दिया कि आप चिंता मत करो, मैं तो आ गई हूँ। ठीक है, अब भाई जवान बेटी है, क्या करे, अब चली गई तो चली गई, वो यहाँ से घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। लेकिन खैर उनको इतना इत्मीनान हो गया था कि लड़की ठीक है, मिल गई है, वो कहीं गई हुई है दोस्तों के साथ, लेकिन है, सेफ है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे माँ बाप हैं। चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि कैसे माँ बाप हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिरहा हॉस्पिटल से वापस आ गई थी, फैजल भी वहीं पर था, वो मिरहा का ध्यान रख रहा था और धीरे धीरे एक तरह से इन दोनों में बॉन्डिंग भी हो रही थी। लेकिन अब रात के टाइम जब मिरहा सोती थी तो उसे अजीब से विजन्स आना शुरू हुए। उसे बर्फीली पहाड़ियां दिखाई देती और अफिया उनमें फंसी हुई दिखाई देती और वो कहती मिरहा दीदी मुझे बचा लो, और वो विजन देखकर वो एकदम से डरकर उठ जाती थी। उन विजन से उसको ऐसा लगता था कि कोई आफिया को हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा करके ले जाएगा। हर दिन इन विजन्स के आने के बाद सुबह उठकर अपने घर वालों को बताती कि मुझे आफिया के लिए बहुत डर लग रहा है। तो घर वालों ने कहा कि भाई उससे बात हो गई है, वो आ जाएगी, तो चिंता कर रही है। और करीबन 3-4 दिन तक रोजाना शाम को इनके घर वालों की आफिया से बात होती थी, तो बिल्कुल निश्चिंत थे कि कोई बात नहीं, वो घूमने गई, वो आएगी जब देख लेंगे, बट तू ऐसे परेशान मत हो, तू अभी ज्यादा सोच रही है, भाई तेरे को पता है बिना बोले वो चली गई तो उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। उसे भी ये लगता कि हाँ शायद ज्यादा ही कुछ है। लेकिन 6th डे के बाद आफिया का फोन लगना बंद हो गया। उस पर लगातार कॉल करते रहते लेकिन फोन नहीं मिलता था। अब इसके बाद घर वाले उसकी टेंशन करने लगे। 2 दिन तक ना आफिया का कॉल आया ना कुछ, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, और इसी तरह करते करते 9 दिन बीत गए।
जहाँ वो 1 वीक के अंदर वापस आने वाली थी, जब वो 9वें दिन भी वापस नहीं आए, तो घर वालों ने उसको जगह-जगह ढूँढना शुरू किया। पता किया कि वो नैनीताल गई भी थी या फिर नहीं, लेकिन कोई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। और इधर मिरहा को लगभग रोज़ ही वो सपने और डरावने तरीके से आने लगे। उसे ऐसा दिखाई देता कि जो इंसान उसकी आफिया को दूर लेकर गया है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका भी कोई करीबी है। लेकिन उसको वो पहचान नहीं पा रही थी। उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं इसको जानती हूँ, लेकिन उसका चेहरा उसको सपने में कभी भी क्लियर नहीं दिखाई देता था और वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। अब आफिया को गए हुए करीबन 13 दिन बीत चुके थे और इनके क्या कहते हैं कि 13वीं रात किसी गुमशुदा के या तो मिल जाने या फिर हमेशा के लिए खो जाने वाली रात होती है। अब मिरहा के सपने और आफिया के गुमशुदा होने की बात को लेकर ये सब लोग फिरोज शाह कोटला गए। वहां पर एक बहुत बड़े मौलाना थे जिनके पास वो मिरहा को लेकर गए। सामने मिरहा को बिठाया गया, जो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर ऑलमोस्ट सूख सा चुका था। बीमार रह रहकर चीज़ों को सोच सोच कर वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और छोटा सा उसका पेट निकला हुआ था प्रेगनेंसी की वजह से। ये वो मिरहा थी जो कभी बिल्कुल तंदुरुस्त और फुर्तीली रहा करती थी, लेकिन आज उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक ग्लास को ठीक से उठाकर इधर से उधर रख सके। ये सब लोग जब मौलाना साहब के कमरे में एंटर करते हैं तो उस टाइम पर मौलाना साहब फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो फ़ोन पर कह रहे थे कि भाई तुम ऐसा करो, अपनी दीवार पर दुरूद शरीफ लिखकर उस पे अपनी बीवी की तस्वीर चिपका दो, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। उनकी सारी बातें मिरहा भी सुन रही थी। मौलाना साहब की नजरें जब इनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने इन सबको बैठने का इशारा किया। 5-6 मिनट के बाद जब वो फोन पर बात कर चुके थे तो उन्होंने पहले मिरहा की तरफ देखा और फिर उसके फादर की तरफ देखकर कहने लगे, बहुत देर कर दिया आने में जनाब। आना तो तुम्हें उस दिन चाहिए था जब इसने तुमसे परछाई की शिकायत की थी। मिरहा के फादर को शौक भी लगा और साथ साथ वो दिन भी याद आ गया जब मिरहा ने उन्हें बताया था कि उसे छत पे कुछ दिखा था, लेकिन उन्होंने उसका वहम समझकर उसकी बात को टाल दिया था। उनकी ये बात सुनकर मिरहा के फादर मौलाना के पैरों में गिर गए और रोने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये उसका वहम है, इसलिए मैंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मौलाना साहब ने मिरहा को अपने सामने बिठाया, अपनी आंखें बंद की, उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ सूरतें पढ़ी और उसके बाद आंख खोलकर अपने साइड में रखी एक कटोरी में जो पानी रखा था उन्होंने वो पानी उठाया और मिरहा के ऊपर छिड़का। वो मिरहा जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल निढाल सी बैठी थी, वो एकदम से बहुत तेज तेज हिलने लगी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी उठकर वहां से भाग जाएगी, लेकिन शायद कोई चीज थी जिसने उसे वहां पर बांध रखा था। और फिर मौला जी ने उससे पूछा, कौन है तू? उधर से मिरहा की आवाज आई कुर्राते हुए, नहीं बताऊंगा। ये आवाज मिरहा की नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत उम्र वाला आदमी उसके अंदर से बोल रहा हो। मौलाना साहब ने फिर से बोला, नहीं बताएगा? उसने जवाब दिया, नहीं। मौलाना साहब समझ गए थे कि ये कौन है और उसके बाद उन्होंने इनके घर वालों को भी ये बताया कि किसी ने मिरहा के ऊपर एक जिन छुड़वाया है, उसकी शोहर और उसके बच्चे की जान लेने के लिए। सबने उनसे पूछा कि किसने किया है, तो उन्होंने मिरहा की तरफ देखते हुए कहा, वो तो ये खुद बताएगा। मतलब मौलाना साहब ये कहना चाह रहे थे कि इसके शरीर में जो जिन बैठा है ना, वो खुद बताएगा कि उसे किसने भेजा है और किसने मिरहा के ऊपर ये किया है। लेकिन मौलाना साहब की लाख कोशिशें करने के बाद भी उससे कुछ भी पता नहीं करवा पाए। किसी को कुछ पता नहीं चला और इन लोगों को मजबूरन घर वापस लौटकर आना पड़ा। मौलाना साहब ने अगले जुम्मे रात को आने को बोला और तब तक के लिए उन्होंने कुछ पुड़िया बना के दी और कहा कि ये पुड़ियाँ पानी में घोल के इसको पिला देना, जिससे ये शांत रहेगी और सेफ भी रहेगी। ये लोग घर पहुंचते हैं और इसी बीच मिरहा को एक फोन आता है, बड़ी छुपी हुई हल्की सी, जैसे कोई आवाज सी बोल रही हो, आ जाओ आ जाओ, बस उसे यही सुनाई दे रहा था। उसने घबराकर वो फोन रख दिया। लेकिन फिर उसी रात उसे एक सपना आया, फिर से वही विजन आया जिसमें उसे एक बहुत ही खूबसूरत लंबा चौड़ा एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर से एक अलग ही तरह की खुशबू आ रही थी। उस इंसान ने बोला, आफिया,
और उसके बाद उसे सपने में उसी के घर के पास वाले कब्रिस्तान का एक बोर्ड दिखाया। घर आकर मीरा उठी और उसने सब कुछ फैजल को बताया। फैजल ने घर वालों को बुलाया, सबको ये बात बताई और इस बार किसी ने भी इस चीज को इग्नोर नहीं किया। सबको ये बात बड़ी अजीब सी लगी और उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई इसके पीछे राज जरूर होगा। रात का टाइम था लेकिन मीरा बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो कह रही थी कि ऐसा ना हो कि कहीं अफिया को कोई कहीं ले गया हो, जो कि या तो कब्रिस्तान के पास रहता हो। अभी तक ये लोग मीरा की बात को इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन मौलाना साहब से मिलने के बाद वो उसकी किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर रहे थे और इन लोगों ने रात में ही कब्रिस्तान और उसके आसपास की जगहों को ढूंढने का फैसला किया। ये लोग कब्रिस्तान पर पहुंचे, वहां के चौकीदार को बुलाया, उससे चाबी ली और अंदर गए। अंदर ढूंढते ढूंढते ये कब्र के पास पहुंचे और वहां का मंजर देखकर इन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कब्र के पीछे आफिया पड़ी हुई थी और जो कब्र थी वो किसी और की नहीं बल्कि इमरान की कब्र थी। उन्होंने फटाफट से जाकर आफिया को चेक किया, लेकिन उसकी सांसें अब थम चुकी थी। वो सब लोग आफिया को उठाकर घर लेकर आए। सबने चेक किया तो शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था और सबसे हैरान वाली बात ये थी कि उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस रात वो पहनकर सोई थी। इसका मतलब इतने दिनों से वो भटक रही थी और उसे कोई ठौर नहीं मिली थी और फाइनली कब्रिस्तान में आकर पता नहीं कैसे कैसे वो यहाँ पहुंची और कैसे उसकी डेथ हुई। और जो सबसे हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि इमरान, जिससे मीरा प्यार करती थी, वो भी मर चुका था। ये उसी की कब्र थी और उसकी कब्र के जस्ट पीछे आफिया की लाश थी। पूरे परिवार के ऊपर मतलब आप समझ सकते हैं दुख का पहाड़ टूट चुका था, लेकिन कोई क्या कर सकता था। अभी इन लोगों का बिलीफ और स्ट्रांग हो गया था कि अभी मीरा को भी बचाना है। अगले दिन अपने बहुत क्लोज रिश्तेदारों को बुलाकर, ताकि ज़्यादा ये बात फैले ना, उन्होंने उसको दफनाया। उसके लास्ट रिचुअल्स किए गए और उसके अगले ही दिन पूरा का पूरा मतलब अगली जुमेरात जो मौलाना साहब ने बोला था, ये सब के सब लोग उन मौलाना साहब के पास पहुंच गए। मौलाना साहब ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और इस बार जब मीरा को उन्होंने सामने बिठाया तो मीरा के ऊपर एक एंटिटी आई और उसने इन सबको बताया कि इमरान ने ही मुझे इसके शौहर को मारने के लिए छोड़ा था, क्योंकि अगर इसकी शादी इमरान से नहीं हुई तो किसी से भी ना हो पाए। लेकिन ऐ मौलाना, मैंने तो फिर भी एक अच्छा काम किया, तूने तो अनजाने में सबसे ज्यादा गलत काम कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मौलाना जी के होश उड़ गए। उस एंटिटी ने बताया कि तूने जिस बंदे को उस दिन बोला कि दारूद शरीफ दीवार पर लिखकर लगा लेना, वो कोई और नहीं, वो इमरान ही था। और उस गंदी सोच वाले की नजर अब मीरा से हटकर आफिया पर आ चुकी थी। उसने तुम्हें यह कहा था कि मेरी बीवी खो गई है और आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, और उसने तुम्हें जिसे अपनी बीवी बताया वो कोई और नहीं बल्कि आफिया ही थी। लेकिन तूने दुरूद शरीफ देने से पहले जो इरफान की मदद के लिए जिसे भेजा था ताकि वो अपनी खोई ही बीवी को ढूंढ सके, और भी कई तरीके बताए तुमने, और अब तक भी दरूद शरीफ की वजह से आफिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तूने तो उसकी हिफाजत के लिए बताया था, लेकिन उसने दरूद शरीफ हटा दी और सिर्फ पालिस को उसके ऊपर छोड़ दिया। उसने उस रात आफिया का खून पिया और उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे पालिस क्या है। अभी जो पालिस होता है ना, ये खून चूसने वाला, खून पीने वाला जिन्न होता है, और जो भी कोई इसका मालिक होता है वो इसे किसी के ऊपर छोड़ दे तो ये अपना दिमाग नहीं लगाता है। इसको जो काम कह दिया गया ये वो काम करके आएगा। और इमरान ने उसके ऊपर एक पालिस जिन छुड़वाया था। उसका काम था उसकी बीवी को ढूंढ के लाना, और दरूद शरीफ से उसकी बीवी को प्रोटेक्शन दिया गया था। लेकिन इमरान ने मिरहा पे से नजर हटा के आफिया पे अपनी नजर डाल दी थी, और मिरहा की फोटो की जगह उसने आफिया की फोटो वहां पर लगा दी, और यहीं से सब कुछ उल्टा हो गया। जब आफिया इमरान के पास पहुंची तो इमरान ने बहुत कोशिश की उसके साथ गलत करने की, लेकिन मैं लगातार पालिस के वार को रोकता गया और इमरान को मार दिया, और मिरहा को भी लगातार सपने बताता रहा,
पर इसने भी समझने में देर कर दी। लेकिन मैं भी वफादार हूं, इसलिए मुझे अब अपना काम करना ही होगा। मेरी दुश्मनी मिरहा से नहीं, उसके शौहर से है। लेकिन अब इमरान ही मर चुका है और उस पालिस ने आफिया को मार दिया है, तो मेरा यहां पर कोई काम नहीं बचा, क्योंकि जिसने मुझे भेजा था वो तो खुद ही मर गया है। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तो बेसिकली इमरान ने 2-3 अलग जगह से मिरहा के हस्बैंड को मारने के लिए ये ब्लैक मैजिक यूज किया, जहां पर 2 अलग अलग जिन उसके बॉडी के ऊपर छोड़े गए। ये वाला जो जिन था, अब पता नहीं इसकी पालिस से कोई अलग दुश्मनी थी या क्या था क्या नहीं था, बट उसने इस पूरे इवेंट के दौरान 2 लोगों की जान चली गई। एक को पालिस ने मारा जो थी आफिया, और एक इमरान जिसे इसने मारा। शायद इमरान ने जो इसके ऊपर वो करवाया वो उल्टा होकर उसी के ऊपर गिर गया। इसके बाद उसने बोला, क्योंकि मैं एक बार मिरहा को बचा चुका हूं, इसलिए अब मैं उसको और उसके पति को तो नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या? मौलाना ने उससे पूछा। मुझे मेरी जिन परी चाहिए। मिरहा के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। आप इमेजिन करें, मिरहा ही बैठी है, उसके अंदर वो एंटिटी है और वो मिरहा के पेट पर ऐसे हाथ फेरते हुए बोल रही है, मुझे मेरी जिन परी चाहिए। ये देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और वहां पर रोना पीटना शुरू हो गया। एक मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी और दूसरी इनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी बात सुनकर मौलाना साहब गर्दन नीचे करके बैठ गए और मौलाना साहब को इस तरह से बैठे हुए देखकर मिरहा के घर वालों की भी आखिरी उम्मीद अब टूट चुकी थी। घर वालों ने भी हार मान के रोना पीटना शुरू कर दिया था और वो जिन लगातार जोर जोर से हंस रहा था। कुछ देर तक मौलाना जी ऐसे ही बैठे रहे और फिर उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में खून उतर आया था, जैसे वो इतने गुस्से में हो कि वो उस जिन को ही खा जाएंगे। मौलाना साहब को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उनकी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई है और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा इरादा पक्का कर लिया था जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने एक ऐसी सूरत पड़ी जिससे एकदम से मिरहा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो जो जिन था वो एकदम से हंसना बंद कर दिया। मौलाना साहब ने इन लोगों को बताया कि मैं जिन को अपने शरीर में बुला रहा हूं और शायद मैं वापस अपने शरीर में ना आ सकूं। अगर मैं 1 घड़ी यानी 24 मिनट के भीतर भीतर जिंदा रह गया और अपने शरीर में वापस आ सका तो ठीक, वरना तुम लोग मेरे जिस्म को दफना देना। मेरे शरीर में आके ये जिन तुमको बार बार डराने की कोशिश करेगा अपनी आंखें लाल करके, लेकिन तुम गाड़ी में डाल के सीधा कब्रिस्तान की तरफ भागना। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है तुम मेरी कब्र खुदवा दो और साथ ही साथ मेरे घर पर भी खबर कर दो ताकि मेरे बेटे आकर मेरे जनाजे को कंधा दे सके। मौलाना साहब ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिससे उनकी जान जाना ऑलमोस्ट तय था। वो अकेले एक बहुत ही पावरफुल जिन से भिड़ने वाले थे। इन लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उनके सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसा मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया गया। मिरहा के अब्बू ने कब्र खुदवा दी और जनाजे की सारी तैयारियां करवाई गई। मौलाना साहब के घर वालों को भी खबर कर दी गई। उधर मिरहा सामने बेहोश पड़ी हुई थी। मौलाना साहब सूरत पढ़ पढ़ के उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और तब तक उनके बीवी, बेटे और कुछ चंद करीबी रिश्तेदार सब लोग जल्दबाजी में फिरोज शाह कोटला आ चुके थे। वहां पहुंचकर उनके घर वालों रिश्तेदारों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, किसी और के लिए अपनी जान को आप क्यों मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब को आफिया की मौत का इतना गिल्ट था कि उन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसे नहीं मरा तो मैं वैसे भी अपनी जान दे ही दूंगा। मेरी वजह से उस मासूम बच्चे का इंतकाल हुआ है। मैं इस बोझ को जिंदगी भर लेकर नहीं चल सकता। आज या तो मैं रहूंगा या फिर ये रहेगा। वहां खड़े हर एक शख्स को ये पता था मौलाना साहब उम्र दराज थे और उनकी उम्र को देखकर ये अच्छे से लग रहा था कि वो जिंदा वापस नहीं बचेंगे। मौलाना साहब उस जिन को अपनी बॉडी के अंदर कैद करने वाले थे और एक फिक्स पीरियड के दौरान अगर मौलाना साहब को कब्र में दफन नहीं किया गया तो वो जिन फिर से आजाद हो जाएगा और जैसे ही वो आजाद हुआ वो
मिरहा के बच्चे को भी अपने साथ ले जाएगा। मौलाना साहब भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। इसके बाद मौलाना साहब ने सबको बताया, वहां पे एक और मौलाना हाफिज भी थे जो इनके रिश्तेदारों के साथ में ही आए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा शरीर जमीन पर गिरता है, तुम्हें जल्दी जल्दी चंद मिनटों के अंदर अंदर मुझे दफनाना होगा, वरना ये जिन वापस से आजाद हो सकता है। और अगर ये आजाद हो गया तो ये मिरहा के बच्चे को लेकर चला जाएगा, ये उसे वापस इस दुनिया में नहीं आने देगा। इसलिए जैसे मेरा जिस्म जमीन पर गिरता है, मेरे बेटे उसको लेकर कब्रिस्तान की तरफ सीधा भागे और जितना जल्दी हो सके सारी चीजें करके मेरे जिस्म को दफना दे। और ये कहने के बाद मौलाना साहब ने अपना प्रोसेस शुरू किया। और अब वो पल आ चुका था जब मिरहा हमेशा हमेशा के लिए उस जिन की कैद से आजाद होने वाली थी। और वहीं मौलाना साहब के लिए शायद आखिरी वक्त आ रहा था। उन्होंने जिन को अपने शरीर में एक सूरत के जरिए बुला लिया और अचानक से मिरहा का शरीर हल्का हो गया और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। और इधर उसके शरीर के हल्का होते ही इधर मिरहा बेहोश होती है और इधर मौलाना साहब का शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। और ऐसा होते ही मौलाना साहब के बड़े बेटे ने मौलाना साहब के जिस्म को उठाया। हाफिज ने जल्दी से उन्हें वुजू करवाया और वो लोग जल्द से जल्द कब्रिस्तान की तरफ कार में उनको डालकर दौड़ पड़े। अब आप वो सीन देखिए, कार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके शरीर को लेकर एक डेड बॉडी की आंखें बार बार खुल रही है और उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से आपको देख रही है। वो जिन बार बार उनके शरीर से डराने की कोशिश कर रहा था बाकी लोगों को कि वो उसको छोड़ दे, भाग जाए वहां से। मौलाना साहब की आत्मा उनके शरीर से निकल चुकी थी और शायद वो भी अब अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर थे, यानी आत्मा के रूप में थे। और अब वो उस जिन को आसानी से डोमिनेट कर पा रहे थे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से। और वैसे भी उन्होंने सारा प्रोसेस पहले ही सबको समझा दिया था। सब लोग कब्रिस्तान पहुंचे और वहां पर रुककर उन्होंने इंतजार किया एक घड़ी यानी 24 मिनट बीतने का। और 24 मिनट बीतने के बाद मौलाना साहब नहीं उठे। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और मौलाना साहब के कहे अनुसार सबको पता था कि अब क्या करना है और उन्होंने वही किया। उनके बेटों ने तुरंत बाकी के सारे रिचुअल कंप्लीट करे। जिंदगी में आखिरी बार उन्होंने अपने पिता यानी मौलाना साहब को देखा और फिर उनकी कब्र पर मिट्टी डाल दी। उनको दफनाने के बाद सब लोग रोते हुए वापस घर आ गए। और उस रात में जब मिरहा सोने गई तो उसे सपना आया कि आफिया और मौलाना साहब की रूह उससे कुछ कह रही थी। उसे वो दोनों दिखाई दे रहे थे और वो एक सफेद लाइट की तरफ मूव करते जा रहे थे। मिरहा ने मौलाना साहब से पूछा कि आफिया को तो पालिस ले गया था, तो यहाँ आपके साथ कैसे है? तो मौलाना साहब ने बताया कि अल्लाह की रहमत से मेरी जान अल्लाह की सूरत पढ़ते हुए निकली, इसलिए मेरी रूहानी ताकत और बढ़ गई और मैं अपना वो आखिरी काम पूरा कर सका। पालिस की कैद से आफिया को मैंने छुड़वा लिया और अब अल्लाह ताला की रहमो करम से मैं इसे जन्नत की ओर रुख करवाऊंगा। आफिया की मौत का गिल्ट अब मौलाना साहब के अंदर नहीं था। उन्होंने मिरहा को भी रहमत की नजर से देखा और रोशनी की तरफ चल दिए। और इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मिरहा और फैजल की जिंदगी में बहुत कुछ चीजें बदल गई। आज फैजल दिल्ली के एक बड़े एयरलाइन के अंदर जॉब करता है और मिरहा उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। मिरहा को अपनी उस गलती के ऊपर बहुत दुख होता है जो उसने कॉलेज के टाइम पर की। बिना जाने इमरान के बारे में बस वो प्यार के अंदर अंधी हो गई। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब उसके पिता ने उसका बैकग्राउंड चेक किया, समझाना चाहा, तब भी वो नहीं मानी। उसकी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई, खैर उसके बाद शायद थोड़ा बहुत एडजस्ट कर चुकी थी, लेकिन जब इमरान को उसने दोबारा देखा और शायद इमरान ने उसको देखा तो उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता था। इन सब के अंदर मिरहा ने अपनी बहन को खो दिया और सबसे बड़ी कुर्बानी दी मौलाना साहब ने। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी को पसंद करने से पहले, किसी से अपना रिश्ता बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी होता है। अट्रैक्शन एक अलग चीज़ होती है। मैं जानता हूँ जब यंग एज में होते हैं तो जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि अगर आप गलती से
किसी गलत इंसान से जुड़ गए तो जिंदगी और जहन्नुम में ज्यादा फर्क नहीं रहता। वैसे आपको क्या लगता है, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी थी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।